नेक्स्ट टॉपिक है अपना विद्युत आवेश के मूल गुण। मूल गुण हैं आवेशों की योज्यता, आवेश का संरक्षण और आवेश का क्वांटीकरण। एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला है आवेशों की योज्यता। इस गुण में यह है वह गुण जिसके द्वारा किसी निकाय का कुल आवेश उसके विभिन्न आवेशों के बीजीय योग से प्राप्त किया जाता है। बहुत सिंपल सा गुण है कि जैसे एक निकाय है, इस निकाय के अंदर 3-4 अलग अलग वस्तुएं हैं या कोई भी ऑब्जेक्ट है और इन सब पर भी आवेश है। जैसे इस पर 2 कूलाम आवेश है, इस पर 3 कूलाम आवेश है, इस पर -1 कूलाम है और इस पर 5 कूलाम है। तो इस निकाय का हमें टोटल आवेश निकालना है, कुल आवेश निकालना है। तो उसको निकालने के लिए हमें कुछ नहीं करना, सिंपल इनका बीजीय योग करना है। बीजीय योग का मतलब कि ये जो 4 अलग अलग आवेश है इनका योग कर देंगे हम, चिन्ह सहित योग करना है। 2 अगर जैसे ये वाला भी अगर माइनस का होता तो इसको मैं यहाँ पे भी माइनस का ही लिखता। तो किसी भी निकाय का जो टोटल आवेश है वो आप अलग अलग आवेशों का बीजीय योग से प्राप्त कर सकते हो। अब इसको बस हमें जोड़ना ही है। तो 5 और 3 8, 2 10, 10 - 1 9 आंसर आ जाएगा, 9 कूलाम। तो एक सिंपल सा गुण है कि किसी भी निकाय का अगर आपको टोटल आवेश निकालना है तो आप जितने भी अलग अलग आवेश है सबका बीजीय योग कर देंगे। तो ये हो गया। नेक्स्ट है आवेश का संरक्षण। इसको 2 तरीके से लिखा जा सकता है। पहला तो हमने यहाँ लिखा है कि किसी विलगित निकाय का कुल आवेश सदैव संरक्षित अर्थात नियत रहता है। इसी को एक और तरीके से हम बोल सकते हैं कि आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है ना आवेश को नष्ट किया जा सकता है, बस एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। दोनों स्टेटमेंट, दोनों कथन को अलग अलग समझेंगे अपन। इसकी बात करते हैं पहले। किसी विलगित निकाय का कुल आवेश सदैव संरक्षित रहता है। यहाँ पर एक शब्द उपयोग में लिया गया है विलगित, इंग्लिश में बोलते हैं इसको आइसोलेट। आइसोलेट का मतलब बिल्कुल अलग कर देना। आइसोलेट वर्ड का मतलब होता है बिल्कुल अलग कर देना, अलग थलग कर देना। तो एक निकाय जो बिल्कुल अलग है, सेपरेट है, अंदर से बाहर किसी भी चीज़ का कोई स्थानांतरण नहीं होगा, बाहर से अंदर भी किसी चीज़ का कोई स्थानांतरण नहीं होगा, ना आवेश ना ऊर्जा, किसी चीज़ का कोई स्थानांतरण नहीं होगा। अब जैसे ये निकाय है, इस निकाय के अंदर जो टोटल आवेश है वो हमेशा संरक्षित मतलब नियत रहेगा, मतलब चेंज नहीं होगा, वो कांस्टेंट रहेगा। इसको एक उदाहरण से ले सकते हैं अपन। जैसे मान लो कि एक रूम के अंदर, ये एक रूम है, इसके अंदर 50 स्टूडेंट हैं और जो 50 स्टूडेंट हैं सबके पास 100 रुपये हैं। एक कमरे के अंदर 50 स्टूडेंट हैं और उसमें सबके पास 100 रुपये हैं। तो ये अलग अलग स्टूडेंट मैंने कई सारे बना दिए यहाँ पे और सबके पास 100 रुपये हैं। तो इस कमरे के अंदर जो टोटल पैसा है वो होगा 5000 रुपये। टोटल इस कमरे के अंदर जो पैसा होगा वो 5000 रुपये होगा। अब हम इन सभी स्टूडेंट को यूँ बोलें कि आप सब पैसों का आदान प्रदान कीजिए आपस में, सब एक दूसरे को पैसा का आदान प्रदान, कोई भी कितना भी पैसा दे सकता है, कोई किसी से कितना भी पैसा ले सकता है। और यहाँ देना ज़रूरी है पैसा, कि देना पड़ेगा, यूँ नहीं कि कोई किसी को पैसा देने को तैयार नहीं है। थोड़ा सा ह्यूमन नेचर छोड़ के यहाँ पर सबको एक दूसरे को पैसा का आदान प्रदान करना, और कितना भी कोई भी कर सकता है। तो थोड़ी देर बाद हम देखेंगे तो सबके पास जो अमाउंट है, जो पहले 100 रुपये था, अब वो सबके पास बदल गया। किसी के पास 20 रुपये रह गए, किसी के पास 200 हो गए, किसी ने दिए ही नहीं, बस लिए तो उसको 500 रुपये लेके बैठ गया। तो ऐसे सभी के पास जो पैसों का अमाउंट है वो चेंज हो गया। लेकिन इस कमरे का पैसा अभी भी कितना है? इस कमरे के अंदर पहले 5000 रुपये थे जब सबके पास 100 रुपये थे। अब सबके पास पैसों का अमाउंट बदल गया, सबके पास पैसों की मात्रा बदल गई, लेकिन कमरे का पैसा अब भी 5000 रुपये ही बना हुआ है। तो ये कमरे का जो पैसा है ये नियत बना हुआ है। इसको जो पहले था अभी भी वही है, क्योंकि कमरे का पैसा अंदर से बाहर नहीं गया और बाहर से पैसा अंदर नहीं आया। तो ये एक विलगित निकाय हो गया, अंदर से बाहर कुछ नहीं जा रहा, बाहर से अंदर कुछ भी नहीं आ रहा। और जो कमरे का पैसा था, कमरे के अंदर 5000 रुपये, वो नियत बना हुआ वैसा का वैसा ही। जबकि सबके पास अलग अलग बदल गया, अलग अलग सबके पास पैसा बदल गया। तो अलग अलग इन वस्तुओं के लिए या इन स्टूडेंट के लिए बोला ही नहीं गया। नियम में साफ साफ बोला गया विलगित निकाय, पूरे निकाय का बोला गया है। तो पूरे निकाय का जो टोटल आवेश रहेगा वो संरक्षित, वो नियत रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। इसी को यहाँ आप आवेश के रूप में समझ सकते हैं। जैसे मान लो कि एक वस्तु ये है, एक वस्तु ये है, एक वस्तु ये है, ऐसे कई सारी अलग अलग वस्तुएं हैं और इन सबके पास कुछ न कुछ आवेश है। एक कूलाम इसके पास, मान लिया इसके पास 2 कूलाम, इसके पास 10 कूलाम, इसके पास 50 कूलाम, इसके पास कुछ 100 कूलाम। तो सबके पास अलग अलग आवेश है। मान लेते हैं कि इस निकाय का टोटल आवेश 1000 कूलाम है। अब हम किसी तरीके से इसमें
इन वस्तुओं के बीच में आवेश का आदान प्रदान करवाते हैं, कोई किसी को आवेश दे रहा, कोई किसी से कितना भी आवेश ले रहा, तो सबके पास आवेश की मात्रा बदल जाएगी, पर पूरे निकाय का जो आवेश बना रहेगा वो पहले 1000 कूलाम था और अब भी 1000 कूलाम ही रहेगा। तो किसी भी निकाय का जो कुल आवेश होता है वो संरक्षित रहता है, बस निकाय विलगित होना जरूरी है। तो विलगित निकाय का कुल आवेश जो यहाँ पर दिख रहा हमें, हाँ इन सब का बदलेगा, अलग अलग सबका बदलेगा। तो यहाँ वस्तुओं के लिए बोला भी नहीं गया है, यहाँ पूरे निकाय के लिए बोला गया है। तो निकाय में 1000 कूलाम पहले आवेश था, आपस में इन्होंने आवेशों का आदान प्रदान किया, सबके आवेश बदल गए, लेकिन अब भी पूरे निकाय का आवेश तो 1000 कूलाम ही बना रहेगा। तो ये हुआ आवेश का संरक्षण, कि किसी भी निकाय का कुल आवेश सदैव संरक्षित रहता है। इसी नियम को एक और तरीके से बोला गया है कि आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न नष्ट किया जा सकता है, न तो हम आवेश को उत्पन्न कर पाएंगे न नष्ट कर पाएंगे, बस एक वस्तु से उसको दूसरी वस्तु में स्थानांतरित कर पाएंगे। तो आवेशों का स्थानांतरण एक वस्तु से दूसरी वस्तु में होता है, न तो हम इसको उत्पन्न कर पाएंगे आवेश को, न नष्ट कर पाएंगे। और इस नियम का एक्सप्लेनेशन ये रहा। तीसरा है आवेश का क्वांटीकरण। आवेश के क्वांटीकरण में लिखा हुआ है किसी पिंड पर विद्युत आवेश सदैव एक निश्चित मान 1.6 × 10⁻⁻19 के पूर्ण गुणज के रूप में ही होता है। इसको एक्सप्लेन करते हैं। जैसे ये एक पिंड है, ये दूसरा पिंड है, और आवेश का अगर स्थानांतरण हो रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरी वस्तु में जाएगा। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि अगर किसी वस्तु पर आवेश है तो वहाँ पर आवेश का मतलब ये होगा या तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो रही है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा हो रही है। अब जैसे मान लेते हैं कि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें चला गया, दोनों उदासीन है, ये भी उदासीन है, ये भी उदासीन है, लेकिन अब एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल कर इसमें चला गया, तो इसमें तो एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया और इसमें एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, तो यहाँ तो इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई। कमी होने का मतलब इस पर तो आएगा ऋण आवेश, और यहाँ एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, इस पे तो आएगा धन आवेश, और यहाँ एक इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई तो यहाँ आएगा ऋण आवेश। यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें गए तो यहाँ तो इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई, यहाँ इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हुई, तो यहाँ तो आएगा ऋण आवेश और यहाँ आएगा धन आवेश। अब वो आवेश आएगा कितना, तो एक इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है वो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, ये ऋणात्मक होता है आवेश। अब एक इलेक्ट्रॉन अगर इससे निकल के इसमें जा रहा है तो इस पर तो एक इलेक्ट्रॉन का ऋण आवेश आएगा और इस पर एक इलेक्ट्रॉन का धन आवेश आएगा। तो जो आवेश का मान है वो इस पर आएगा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम माइनस में, और इस पे इतना ही आएगा पर प्लस में आएगा। तो दोनों में से किसी भी एक पिंड की बात कर लेते हैं। जैसे इसकी बात करते हैं कि इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल के इधर गया एक इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन इधर जाने से इस पर एक इलेक्ट्रॉन का धन आवेश आ गया और इस पर एक इलेक्ट्रॉन का ऋण आवेश आ गया। अब अगर मान लें 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, एक की जगह 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं इधर से इधर, तो अब इसके ऊपर तो 2 इलेक्ट्रॉन का ऋण आवेश आएगा और इसके ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन का धन आवेश आएगा। तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19, तो 2 का हो जाएगा 2 × 1.6 × 10⁻⁻19। मान लेते अगर 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो 3 गुणा कर दूंगा मैं। हम चाहें तो इसका भी लिख सकते हैं, इसके लिए बस हमें यहाँ आगे माइनस लगाना पड़ेगा। इस पर इलेक्ट्रॉन निकल के जा रहे हैं तो यहाँ इलेक्ट्रॉनों की कमी, इस वजह से इस पर धन आवेश आ रहा है, इस पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, इसलिए ऋण आवेश आएगा। अगर मान लो 4 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, यहाँ से यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, तो इस पे तो आएगा 4 इलेक्ट्रॉन का ऋण आवेश, इस पे आएगा 4 इलेक्ट्रॉन का धन आवेश। तो इस पे इसका लिख रहा हूँ मैं 4 इलेक्ट्रॉन का धन आवेश। अब ये संख्या हमारे लिखने में बड़ी पड़ रही है, इसको हमें बार बार लिखना पड़ रहा है, तो इसको अब मैं ई से डिनोट कर रहा हूँ, ई से दर्शा रहा हूँ। तो ई का मान मैं यहाँ लिख देता हूँ, ई इक्वल टू मैंने 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम को ई मान लिया। अब अगर 5 इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो हम डायरेक्ट लिख देंगे 5e, 6 इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो 6e, 7 इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो 7e, 8 जाते हैं तो 8e, 9 इलेक्ट्रॉन अगर ट्रांसफ़र होते हैं तो 9e, 10 इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो 10e, तो अगर n इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो ne, ये सूत्र बन गया। तो यहाँ से एक सूत्र प्राप्त हुआ हमें कि किसी भी पिंड पर जो आवेश होता है वो एक निश्चित मान 1.6 × 10⁻⁻19 का पूर्ण गुणज होता है। n यहाँ पर पूर्ण गुणज है, पूर्ण गुणज का मतलब पूर्ण संख्या है। जैसे यहाँ पर मैं यूँ लिख सकता हूँ इसको, एक गुणा के रूप में आप देखो हमेशा पूर्ण संख्या ही है, 1 2 3 4 5 6 7 8, दशमलव में संख्या नहीं है ये। तो किसी भी वस्तु पर जो आवेश होता है वो एक निश्चित मान है ई 1.6 × 10⁻⁻19, उसका पूर्ण गुणज के रूप में होता है। पूर्ण गुणज का मतलब कि उसको एक पूर्ण संख्या से गुणा कराना होगा हमें। अब इसको भी एक उदाहरण से हम समझते हैं। जैसे मान लो कि 2 व्यक्ति है ये, और इस व्यक्ति के पास 10-10 के खूब सारे नोट हैं और उसके अलावा कोई नोट नहीं है, सारे नोट 10-10 के हैं, और ये खाली बैठा है, इसके पास कुछ नहीं है।
अब ये इसको पैसे देगा, तो ये अगर एक नोट देता है इसको तो इसके पास पैसे हो जाएंगे 10 रुपये। अगर ये इसको 2 नोट देता है तो इसके पास हो जाएंगे 2 गुणा 10 मतलब 20 रुपये। अगर ये इसको 3 नोट देता है तो 3 गुणा 10 30 रुपये। 4 नोट देता है तो 4 गुणा 10 40 रुपये। 5 नोट देता है तो 5 गुणा 10 50 रुपये। तो यहाँ से हमें ये बात समझ में आती है कि ये अगर एक नोट इसको देता है तो इसके पास 10 रुपये हो जाएंगे, 2 देगा तो 20 रुपये हो जाएगा, 3 देगा तो 30 रुपये हो जाएगा। तो इसके पास जो पैसा होगा वो पैसा 10 के पूर्ण गुणज के रूप में होगा। 10 के पूर्ण गुणज के रूप में मतलब कि 10 को मैं पूर्ण संख्या से गुणा करता जाऊँ, 10 को मैं पूर्ण संख्या से गुणा करता जाऊँ। अब जैसे यहाँ मैं एक प्रश्न पूछता हूँ आपसे कि क्या इस व्यक्ति के पास 52 रुपये हो सकते हैं, तो इसका आंसर होगा कि नहीं हो सकते। या तो इसके पास 40 रुपये हो सकते हैं, या 50 हो सकते हैं, या 60 हो सकते हैं, पर 52 रुपये नहीं हो सकते। उसी प्रकार से यहाँ भी यही बात बोली गई है कि जो आवेश है वो एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर आएगा, 2 जाएंगे तो 2 के बराबर आएगा, 3 जाएंगे तो 3 के बराबर आएगा। अब जैसे इसको यहाँ मैं अगर गुणा करके लिखूँ तो ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10 की घात -19, ये हो जाएगा 3.2 इंटू 10 पावर -19 कूलम, ये हो जाएगा 4.8 इंटू 10 पावर -19 कूलम, ये 6.4 इंटू 10 पावर -19 कूलम। 4 इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो पिंड पे इतना आवेश रहेगा, 3 इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो इतना रहेगा, 2 पे इतना रहेगा, 1 पे इतना रहेगा। हम गुणा कर करके लिख सकते हैं। अब अगर यहाँ मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि क्या किसी पिंड पर 6 गुणा 10 की घात -19 कूलम आवेश हो सकता है, क्या किसी पिंड पर यह आवेश संभव है? इसके न्यूमेरिकल भी हैं, क्या किसी पिंड पर इतना आवेश हो सकता है, कुछ भी वैल्यू लिखा होगा और वो हमसे पूछा जाएगा कि कितना आवेश संभव है। अब जैसे मैंने यहाँ आपसे एक प्रश्न पूछा था कि ये व्यक्ति इसको 10-10 के नोट दे रहा है तो क्या इसके पास 52 रुपये हो सकता है, तो यहाँ साफ साफ समझ में आ रहा है, पैसों का मामला वैसे समझ में आ जाता जल्दी कि नहीं हो सकता। 52 रुपये इसके पास हो नहीं सकते, इसके पास 40 हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं, 60 हो सकते हैं, 70 हो सकते हैं, पर 52 नहीं हो सकते। 53 हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, 77 हो सकते हैं तो नहीं हो सकते, 96 हो सकते हैं तो नहीं हो सकते। इसके पास जो पैसा आएगा वो 10 के गुणज के रूप में ही रहेगा। तो सेम बात यहाँ पर, क्या इतना आवेश संभव है? तो अगर 1 इलेक्ट्रॉन जाता है तो इतना संभव है, 2 जाएंगे तो इतना आवेश, 3 जाएंगे तो इतना आवेश, 4 जाएंगे तो इतना आवेश, तो ये आवेश संभव नहीं है। 4 इलेक्ट्रॉन में इतना आवेश है, 5 इलेक्ट्रॉन में इतना हो जाएगा, तो 4 जाए तो इतना आवेश, 5 जाए तो इतना आवेश, तो ये आवेश तो संभव नहीं है। इसको हम सवाल के रूप में भी हल कर सकते हैं, जिसमें हमें कुछ नहीं करना कि हमारे पास सूत्र है यहाँ पर Q बराबर NE। अच्छा, यहाँ सूत्र में प्लस माइनस दोनों आएगा। प्लस माइनस इसलिए क्योंकि जब एक वस्तु इलेक्ट्रॉन देती है दूसरी वस्तु को तो एक पे तो धन आवेश आता है क्योंकि उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल के जाता है, उसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। दूसरे पे ऋण आवेश आता है क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं। तो आवेश हमसे ज़रूरी नहीं कि इसी का पूछा जाए, हमसे इसका भी पूछा जा सकता है। तो अगर इसका पूछे जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकले हैं उसका पूछे तो हम उसके आगे प्लस चिन्ह लगाएंगे, और जिस पे गया है इलेक्ट्रॉन उसके लिए हमें माइनस चिन्ह लगाना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ प्लस माइनस दोनों आता है। n यहाँ पर एक पूर्ण संख्या है और E का मान हमें पहले से पता है 1.6 इंटू 10 की घात -19। तो इसके सवालों में खास बात यह है कि हमें एक मान पहले से पता है। अब हमें बस एक मान यहाँ देंगे और एक मान हमसे पूछा जाएगा। जैसे यहाँ हमें Q का मान देते हैं 6 इंटू 10 की घात -19 कूलम, तो ये मैं यहाँ Q की जगह लिख दूंगा 6 इंटू 10 की घात -19। या पहले यहाँ पे मैं सूत्र बना लेता हूँ इसका, n निकालूंगा मैं यहाँ पे, n = Q/E। Q का मान हमें दे रखा है 6 इंटू 10 की घात -19 कूलम, E का मान 1.6 इंटू 10 की घात -19 कूलम। तो इससे ये कैंसिल हो गया, और 1.6 का भाग जब मैं 6 में दूंगा तो यहाँ पर मुझे पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं होगी, यहाँ पर मुझे पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं होगी, वो दशमलव में प्राप्त होगी। अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या दशमलव में आ रही है, जैसे 3.8 ले लेते हैं, 3.8 आया। अब 3.8 इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाएं तो क्या ये संभव है? आधा अधूरा इलेक्ट्रॉन जा नहीं पाएगा, जाएगा तो पूरा ही जाएगा। जैसे अगर मैं यूँ बोलूँ कि एक रूम से दूसरे रूम में 50.8 स्टूडेंट इधर से इधर चले गए, तो ये बात गलत है। 50.8 स्टूडेंट इधर से उधर कैसे जाएंगे? 50 स्टूडेंट जा रहे हैं वो ठीक है, 51 जा रहे हैं वो ठीक है, 52 जा रहे हैं वो ठीक है, पूरा इंसान ही जाएगा, आधा अधूरा इंसान तो जाएगा नहीं। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन आधा अधूरा जाएगा नहीं, इलेक्ट्रॉन पूरा ही जाएगा। 1 जाता है तो इतना आवेश, 2 जाता है तो इतना आवेश, 3 जाता है तो इतना आवेश, 4 जाता है तो इतना आवेश। 3.8 इलेक्ट्रॉन इधर से उधर जाने का कोई मतलब ही नहीं निकलता। तो हमारा प्रश्न ये था कि क्या किसी पिंड पर इतना आवेश संभव है, तो वो उसका हमने n का मान निकाल लिया, 3.8 आया। अब हम ये लिखेंगे इसके आंसर में कि जो n है हमें पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं हुआ है, इसका मतलब ये आवेश संभव नहीं है। अगर इसकी जगह कोई संख्या ऐसी मिलती हमें जिसमें हमें n का मान
पूर्ण संख्या प्राप्त होता तो फिर हम बोलते कि हाँ ये आवेश संभव है। तो ये आवेश का क्वांटीकरण हो गया। तो ये यहाँ पर विद्युत आवेश के मूल 3 गुणों की बात हुई है। आवेशों की योज्यता, जिसमें सिंपल सा नियम है कि किसी भी निकाय का टोटल आवेश निकालना है तो आप आवेशों को जोड़ सकते हो। आवेशों को आप जोड़ोगे, कुछ भी नहीं करना, सिंपल बीजगणितीय योग करना है। बीजगणितीय योग करके आंसर निकालना है और चिन्ह सहित योग करना है। आवेश का संरक्षण पढ़ा हमने। आवेश के संरक्षण में सिंपल सा है कि किसी भी विलगित निकाय का कुल आवेश सदैव संरक्षित रहता है। आवेश का क्वांटीकरण पढ़ा कि किसी भी पिंड पर जो आवेश होता है वो एक निश्चित मान ई का पूर्ण गुणज होता है। ई मतलब 1.10⁻⁻19, इसका हमेशा पूर्ण गुणज होता है। इसके सवाल मैंने आपको बताया कि इस तरह के सवाल आएंगे इसमें कि पूछा जाएगा कि इतना आवेश संभव है या नहीं है। तो ये आवेश के मूल गुण खत्म होते हैं यहाँ पर।